नमस्कार, मैं रामकृष्ण शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार अमरकांत का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, का प्रथम अंश पढ़ा है। आइए आज हम साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ें। अब तक जो हमने पढ़ा है अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन, इसमें हमने यह पढ़ा है कि यह एक गरीब परिवार की कहानी है। सिद्धेश्वरी एक गरीब परिवार की महिला है। सिद्धेश्वरी के परिवार में उसके पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, लेकिन देखने में वे 55 वर्ष के लगभग के दिखाई पड़ते हैं। उनके 3 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम रामचंद्र है, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। मझले बेटे का नाम मोहन है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। और सबसे छोटा लड़का, जिसका नाम प्रमोद है, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष की है। इस प्रकार यह एक गरीब परिवार की कहानी है। कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र लगभग 45 वर्ष है। सबसे बड़ा 21 वर्षीय लड़का, जिसका नाम रामचंद्र है। मंझला लड़का 18 वर्ष का है, जिसका नाम मोहन है। सबसे छोटा 6 वर्षीय लड़का प्रमोद है। गरीब परिवार में दोपहर के भोजन का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए इस कहानी का आगामी एवं अंतिम अंश अब हम पढ़ें। दोपहर का भोजन। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। जैसे ही मंझला लड़का मोहन घर से बाहर गया था, काफी समय से वो घर से बाहर था, जैसे ही वह घर में आया, आने के पश्चात उसने अपने हाथ पैर धोए और वह पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था। मोहन सांवले रंग का था। मोहन का रंग सांवला था। वह बाहर से आया, उसने अपने हाथ पैर धोए और पीढ़े पर बैठ गया। और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। मोहन सांवले रंग का था, उसकी आंखें छोटी थी और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई ही की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। जितनी उसकी उम्र थी, उससे भी वह अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया। सिद्धेश्वरी ने दोपहर के समय भोजन परोसते हुए उससे प्रश्न किया। मोहन को खाना परोसते समय मोहन के सामने थाली रखते हुए सिद्धेश्वरी ने प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था कि मोहन कहाँ है। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। मोहन ने जवाब दिया, कहीं भी नहीं गया था, मैं तो यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली, जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। पंखा डुलाना यानी पंखा झलते हुए, हवा करते हुए वह ऐसे बोली जैसे मान लो वह स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। सिद्धेश्वरी अपने बड़े पुत्र रामचंद्र को बड़का कहकर संबोधित करती है। बड़का तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा।
कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, मोहन का बहुत दिमाग पढ़ने में लगता होगा, उसकी तबीयत चौबीसों घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, वह तो पढ़ना बहुत अधिक पसंद करता है, उसकी तबीयत तो चौबीसों घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। सिद्धेश्वरी ने आज फिर झूठ बोला और झूठ बोलते हुए बड़कू के बारे में इस अपने लड़के को बताया, और ऐसा करते समय वह अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह से देखने लगी मानो जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी मां की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा। मोहन भी अपनी मां की ओर देखते हुए बहुत फीकी सी, बहुत मंदिम सी, एक अस्वाभाविक सी हंसी हंसने लगा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। जैसे कि दोपहर के भोजन में घर के प्रत्येक सदस्य को लगभग 2 रोटियां मिला करती थी, और इस प्रकार जो मोहन के हिस्से में 2 रोटियां आई थी, उन 2 रोटियों में से जो उसको परोसी गई थी, उसमें से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी वह साफ कर चुका था, वह खा चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। सिद्धेश्वरी के दोनों लड़के, बड़ा लड़का रामचंद्र जिसकी उम्र 21 वर्ष, लेकिन वह भी कोई काम नहीं कर रहा था, साथ ही साथ मझला लड़का जिसका नाम मोहन, वह 18 वर्ष का था। और इस प्रकार सिद्धेश्वरी अपने इन दोनों ही लड़कों से बहुत अधिक डरा करती थी। इन दोनों लड़कों से सिद्धेश्वरी को बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और उसने अपना मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ मुंह करके वह देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। अब जो खाना उसकी थाली में परोसा गया था, उस पूरे खाने को मोहन समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूं। एक रोटी और देने का आग्रह करती हुई, एक रोटी और देने के लिए सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए मोहन से पूछा। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं नहीं, मुझे और रोटी नहीं चाहिए। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सिद्धेश्वरी ने बहुत ही आत्मीयता के साथ आग्रह पूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, थोड़ी सी रोटी और ले लो। तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी, तुम्हारे भैया ने एक ही रोटी ली थी, इसलिए तुम्हारे लिए और रोटी बची हुई है, थोड़ी सी रोटी और ले लो। मोहन ने अपनी मां को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे बस। अव्वल तो अब भूख नहीं है। जैसे कोई शिष्य को शिक्षक समझाता है, उस प्रकार से मोहन भी अपनी मां को कहने लगा कि अव्वल तो अब भूख ही नहीं है। अव्वल का मतलब है सबसे पहले, तो पहली बात तो यह है कि अब भूख ही नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। अब यहां पर मोहन ने भी अपनी माताजी को झूठ बोलते हुए यह जवाब दिया, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई ही नहीं जाती, क्योंकि वह और अधिक रोटी नहीं खाना चाहता था। न मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू देना ही चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। वो पनियाई दाल और मांगने लगा और दाल की प्रशंसा भी करने लगा, और वह कहने लगा कि दाल बहुत अच्छी बनी है।
सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। और जैसे ही मोहन ने दाल की मांग की, सिद्धेश्वरी ने कटोरे में और दाल भर दी। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी अब घर में आ गए। वे अपने जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेते हुए वे भी चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। और इस प्रकार मोहन ने अपने दोपहर के भोजन को समाप्त कर लिया। मोहन जब दोपहर का भोजन कर रहा था तभी उसके पिता चंद्रिका प्रसाद भी वहां पर आ गए। और इस प्रकार से उनके आने के पश्चात मोहन दाल को एक सांस में पी गया और पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। जैसे कि दोपहर के भोजन में मुंशी चंद्रिका प्रसाद को भी 2 रोटियां परोसी गई, कटोरा भर दाल परोसा गया तथा चने की तली हुई तरकारी परोसी गई। जब चंद्रिका प्रसाद इस भोजन को पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तब वे पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे हुए थे और रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह से चुभला और चबा रहे थे मानो कोई बूढ़ी गाय जुगाली करती है। गाय जिस प्रकार से जुगाली करती है, अनेक अनेक बार वह अपने मुंह को बार बार चबाती है, बार बार हिलाती है, ठीक उसी प्रकार से मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी एक एक कोर को, एक एक ग्रास को कई कई बार चबाते हुए खाना खा रहे थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र लगभग 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। लेकिन वो शरीर से 50-55 के लगा करते थे। शरीर का चमड़ा अब झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। उनके शरीर की स्थिति अब थोड़ी और अधिक वृद्धावस्था की तरह दिखाई पड़ रही थी। वे उम्र में तो 45 वर्ष के ही थे, लेकिन वो 50-55 की उम्र के से दिखाई पड़ते थे और उनका जो चमड़ा है शरीर का वह झूलने लगा था और गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? मुंशी जी ने अपने बड़े पुत्र रामचंद्र के बारे में पूछते हुए अपनी पत्नी सिद्धेश्वरी से पूछा कि बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। सिद्धेश्वरी ने जवाब दिया। जब उसके पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने उनके बड़े पुत्र रामचंद्र यानी बड़कू के बारे में पूछा कि बड़का दिखाई नहीं दे रहा, तो सिद्धेश्वरी ने जवाब दिया कि अभी अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। हमेशा बाबूजी बाबूजी की ही रट लगाए रहता है। आज तो बोल रहा था कि बाबूजी देवता के समान है। सिद्धेश्वरी ने आज पुनः यहां पर झूठ बोला और झूठ बोलते हुए ये सारी बातें कही। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। जैसे ही सिद्धेश्वरी ने बताया कि बड़कू यानी उनका बड़ा बेटा पिताजी को देवता कहता है, यह सुनकर मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि
कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। क्या कहता था? कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। उन्माद की रोगिणी यानी उन्माद के रोग से ग्रसित। जो उन्माद के रोग से ग्रसित होता है रोगी, उस प्रकार से अब सिद्धेश्वरी भी उन्माद के रोगी की भांति ही बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। वो अपने बड़े लड़के के बारे में कहने लगी कि पागल नहीं, वह बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोलती हुई ये सब बातें कहती चली गई। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। मुंशी जी भोजन कर रहे थे और सिद्धेश्वरी के साथ में वार्तालाप भी कर रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। अपने बड़े पुत्र रामचंद्र के बारे में बात करते हुए मुंशी चंद्रिका प्रसाद कहते हैं कि बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, और वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, बड़ा होशियार था, बड़ा नटखट भी था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था, उसे बर्राक रखता था। जो भी सबक, जो भी पाठ, जो भी सीख मैं उसे सिखाता था, जो भी पढ़ाता था, वह उस सबक को बर्राक रखता था। बर्राक से आशय है पूरी तरह से याद रखता था, बिल्कुल एकदम उस चीज को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बिठा लेता था, यानी उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो, और वह अपने तीनों ही बेटों की बड़ाई करता है, और आखिरी में कहता है कि प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे, यानी वह एक ग्रास को बहुत ही बलपूर्वक खाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांस कर खाने लगे, और इस प्रकार से मुंशी चंद्रिका प्रसाद अपना भोजन करते रहे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दे रही थी। जैसा कि पहले आटा पीसने के लिए जो चक्की होती थी, उसमें जो इंजन की आवाज होती थी, वह पुक 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 इस प्रकार की आवाज उत्पन्न किया करती थी। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। पंडूक से आशय है कबूतर की तरह का पक्षी, और पास के ही पेड़ पर, जो नीम का पेड़ है, उस पर बैठा हुआ कोई पंडूक, कोई कबूतर जैसा पक्षी लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले, और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे। पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था, जैसा कि यह पूरा परिवार गरीबी की जकड़ में जकड़ा हुआ है, गरीबी की मार से त्रस्त है, और इस प्रकार से सिद्धेश्वरी की अब दिल खोलकर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था, न जाने कैसा डर समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। और उसके पश्चात
मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने बिल्कुल मौन धारण करते हुए भोजन किया। इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे मानो उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है और उस मौन व्रत को वे आज शाम को कहीं दूसरी जगह जाकर तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। और इस प्रकार सिद्धेश्वरी ने बातचीत का सिलसिला जारी रखा और उसने बोला, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई है। निर्विकार, निर्विकार से आशय है जिसमें कोई विकार न हो, बिना विकार लिए हुए निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। सिद्धेश्वरी ने अपने पति से वार्तालाप जारी रखा और इस प्रकार से उसने पूछा कि फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। उन्होंने चने के दानों को बहुत ही गौर से देखा। मुंशी जी ने चने के दानों को बहुत गौर से देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे चने के दानों में बहुत अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे उनसे बातचीत करना चाहते हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। और वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है और जो वर उन्होंने देखा है वह एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। सिद्धेश्वरी हठात से आशय है बलपूर्वक अब चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे और इस प्रकार से उन्होंने अपने दोपहर के भोजन को समाप्त किया। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूं, अभी बहुत सी है। एक बार पुनः सिद्धेश्वरी ने अपने पति चंद्रिका प्रसाद को आग्रह पूर्वक एक रोटी और ले लेने के लिए कहा। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। कनखी से देखा, कनखी से आशय है आंख के कोने से, यानी आंख तिरछी करके मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रसोई की तरफ देखा और जब वे उसकी तरफ देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था मानो वे अपराधी हों और अपराधी की तरह ही अपनी पत्नी के सामने भी वो रसोई की ओर कनखियों से देख रहे थे। किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम खा रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? जैसा कि इस परिवार में दो दो रोटियां ही प्रत्येक सदस्य के लिए पकाई जाती है और जब दो रोटियां पूरी मुंशी चंद्रिका प्रसाद खा चुके उसके पश्चात भी पत्नी उनसे और अधिक रोटी लेने का आग्रह करती है और इस आग्रह पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद किसी घुटे हुए उस्ताद की भांति बोलते हैं कि रोटी तो रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है, लेकिन तुमने व्यर्थ ही कसम दे दी, तो इस कसम को मानते हुए यदि गुड़ हो तो वह मैं ले सकता हूं। गुड़ होगा क्या? और उन्होंने गुड़ के बारे में पूछा। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। थोड़ा ठंडा रस बना दो जो गुड़ से बनेगा और इस प्रकार गुड़ से बने हुए ठंडे रस को वे पीना चाहते थे। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जाएगा। जायका से आशय है मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। दुरुस्त से आशय है ठीक हो जाएगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े और इस प्रकार से वे
ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने गुड़ का रस बनाने के लिए अपनी पत्नी से कहा और कहा कि रोटी खाते खाते तो अब वे ऊब ही चुके हैं, और इस प्रकार कहते हुए वे ठहाका मारकर हंसने लगे। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। जैसे ही मुंशी जी निपटने से आशय है मुंशी जी के भोजन करने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी ही झूठी थाली में अब चौके की जमीन पर बैठकर भोजन करने के लिए तैयारी करने लगी। बटलोई की दाल को कटोरे में उंडेल दिया। जो छोटा पात्र था उसकी दाल को उसने एक कटोरे में उंडेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी। छिपुली से आशय है खाने का एक छोटा सा बर्तन, छोटा सा पात्र जिसमें थोड़ी सी चने की तरकारी शेष बची थी। उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने अपने पास में खींच लिया। अब सिद्धेश्वरी ने सबको भोजन कराने के पश्चात अपने पति की झूठी थाली को अपने पास में लिया और 2 रोटियां जो उसके पास थी उनको भी नजदीक लिया और अपनी थाली में कटोरे में दाल डालकर अब वह भोजन करने के लिए विचार करने लगी। उसमें केवल एक रोटी बची थी। उसमें केवल अब उसके लिए एक ही रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। जो उसका छोटा बेटा प्रमोद, जिसकी उम्र 6 वर्ष की थी, जो ओसारे में एक छोटी सी खाट पर सोया हुआ था, उसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। जैसा कि एक रोटी बची थी और वह रोटी भी मोटी सी, भद्दी और जली हुई थी, और उस रोटी को जैसे ही वह झूठी थाली में रखने जा रही थी तभी उसने अपने 6 वर्षीय पुत्र प्रमोद की ओर देखा और उसके पश्चात उसने कुछ देर तक अपने पुत्र को निहारने के बाद, उसको देखने के पश्चात उसने रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर लिया और एक टुकड़े को तो उसने अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को उसने अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। तदुपरांत मानी इसके पश्चात वह एक लोटा पानी लाई और भोजन करने के लिए बैठ गई, खाना खाने के लिए बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। जैसे ही उसने रोटी का एक ग्रास अपने मुंह में डाला, उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, आंसू बहने लगे। उस सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। बहुत ही गरीबी की स्थिति में यह परिवार और इस परिवार का दोपहर का भोजन, सब लोग आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते हुए एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। सिद्धेश्वरी जानती है कि गरीबी की स्थिति में वह परिवार को ठीक से खिला पिला भी नहीं पा रही है। आखिरी में एक रोटी बचती है और उस एक रोटी को भी वह 2 टुकड़ों में बांट देती है और आधे बचे हुए टुकड़े को वह अपनी थाली में रखकर भोजन करना प्रारंभ कर देती है। और इस प्रकार से जब वह भोजन कर रही होती है तभी उसके हृदय में जो वेदना का भाव है, पीड़ा का भाव है, वह उसके नेत्रों से आंसुओं के माध्यम से टपक पड़ता है, आंसुओं के माध्यम से प्रकट हो जाता है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी। अलगनी से आशय है कपड़े टांगने के लिए बांधी गई रस्सी। जिस रस्सी को कपड़े टांगने के लिए बांधा जाता है उसे अलगनी कहा जाता है। अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की
क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। और सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद भोजन करने के पश्चात बाहर की कोठरी में ऊंधे मुंह होकर के निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे उनको कोई चिंता ही नहीं हो। यहाँ पर कहानीकार अमरकांत बताते हैं कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद का 1.5 महीने पहले ही मकान किराया नियंत्रण विभाग में से उन क्लर्की से उनकी छटनी हो गई थी और अब वे कोई काम नहीं करते थे, वे भी बेरोजगार हो गए थे। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में भी कहीं नहीं जाना हो। इस प्रकार सिद्धेश्वरी अपने सदस्यों को, अपने परिवारजनों को भोजन कराती है। बहुत ही गरीबी की स्थिति में है। उसके परिवार में सबसे बड़ा पुत्र रामचंद्र जो 21 वर्ष का है, मंझला बेटा जिसका नाम मोहन है वह 18 वर्ष का है और उसका सबसे छोटा पुत्र 6 वर्ष का है, उसका नाम प्रमोद है। परिवार के सभी सदस्यों को वह यथासंभव पूरी तरह से भोजन कराने का प्रयास करती है। साथ ही साथ वह झूठ बोलकर एक दूसरे का मान सम्मान भी बनाए रखने का प्रयास करती है। पूरे परिवार को एकता के सूत्र में भी बांधने का प्रयास करती है। और इस प्रकार साहित्यकार अमरकांत की यह कहानी, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, का हमने बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।